हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। हम फिर से आ गए एक नई वन शॉट रिवीजन के साथ। इस बार हम वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग का। पर अगर ये वीडियो नहीं, अभी ये वीडियो देखने से पहले हमारे पुराने 3-4 वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने मनी एंड क्रेडिट का रिवीजन करवाया है, अभी मैंने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का रिवीजन करवा दिया है, फेडरलिज्म का रिवीजन करवा दिया है। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इसमें से 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से नंबर स्कोर करने में बहुत हेल्प होगा। तो पहले जाके उनका रिवीजन कर ले जल्दी से। और इस बार पावर शेयरिंग के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। पावर शेयरिंग का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 6 नंबर के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत लंबा चैप्टर भी नहीं है। बस कुछ कंसेप्ट हैं, अगर ये कंसेप्ट यहाँ से आज समझ गए तो एक बार में ये चैप्टर कवर हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो फिर इसमें से क्वेश्चन छूटने के डर खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पावर शेयरिंग होता क्या है? पावर शेयरिंग बेसिकली इसको कहते हैं जब कई लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, पावर को डिवाइड कर दिया जाए। अगर आपने फेडरलिज्म वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि भारत में जनरली 3 लिस्ट हैं। एक को यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक को स्टेट लिस्ट कहते हैं, एक को कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, जिनको हम स्टेट लिस्ट में रखे हुए हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है, जिनको हम कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं। हालांकि एक और है जिसको कहते हैं रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट में जनरली वो टॉपिक्स हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और उसमें वो चीज़ें जोड़ी जाएगी जो कमिंग टाइम में ऐड करते चलेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। तो वैसे ही मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड किया गया है। तो ऐसे ही कंसेप्ट जहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाए सर्टेन लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में या सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, इसी को पावर शेयरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के 2 एग्जाम्पल्स के साथ ये चीज़ समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेल्जियम के मॉडल से। क्या है देखते हैं। बेल्जियम एक यूरोप में कंट्री है, वो छोटी सी कंट्री है, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, और ऐसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं घूमने के लिए। इंडिया में बहुत सारे जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, वो आईटी इंडस्ट्री में अगर जॉब कर रहे होते हैं तो उनको कई बार ऑन साइट जाने का मौका मिलता है बेल्जियम जैसे कंट्री में। बहुत बढ़िया देश है ऐसे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर उसके बारे में कुछ पॉलिटिकल जो सेटअप है, उसमें क्या पावर शेयरिंग को लेकर जो लफड़ा था उसको कैसे सही किया, उसके बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, बेल्जियम बेसिकली ऐसे 2 मेजर प्रोविंसेस हैं। मेजर प्रोविंसेस हैं, एक को ये येलो वाला जो पार्ट है इसको फ्लेमिश कहते हैं। ये ज़्यादातर येलो वाला पार्ट में जो दिख रहा है आपको, डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। डच बेसिकली नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो जनरली डच भाषा में बात करते हैं। नीचे जो दूसरा वाला पार्ट है इसको वेलोनिया कहते हैं या वेलोन कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, फ्रांसीसी भाषा में बात करने वाले लोग रहते हैं। हालांकि ये एरिया देखने में बड़ा लग रहा है पर पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर भारत यहाँ पे, सॉरी भारत नहीं, क्या करें, देश से जब बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो देश का ही नाम सिर्फ जबान पे रहता है। एनीवे, बेल्जियम में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें रहते हैं जिसको फ्लेमिश कहते हैं, और यहाँ पे डच भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी ज़्यादा है। देख सकते हैं ऑलमोस्ट 59% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं, और बाकी जो 40% लोग बच गए वो फ्रेंच बोलते हैं, और ये वेलोनिया में रहते हैं। ये आपको याद रखना है स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कि फ्लेमिश और डच। फ्लेमिश में यहाँ पे डच लोग रहते हैं, और यहाँ पे है बेसिकली वेलोनिया जिसमें फ्रेंच लोग रहते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बीच में रह गया बेल्जियम का कैपिटल है जिसको कहते हैं ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में बेसिकली आप देखेंगे तो ज़्यादातर फ्रेंच लोग हैं और डच लोग की आबादी कम है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे 1% लोग जो बच गए ये जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, तो टोटल मिला के 100% हो जाते हैं। याद रखिएगा, कंट्री में मेजॉरिटी डच लोगों की है और माइनॉरिटी है फ्रेंच लोगों की, यहाँ पे देखा जाए तो। पर जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, यहाँ पे मेजॉरिटी है फ्रेंच लोगों की, यानी कि 80% लोग फ्रेंच हैं, और डच लोगों की यहाँ पे माइनॉरिटी है, 20% ही है सिर्फ। तो ये अच्छे से याद रखना है। अभी यहाँ पे बेसिकली अच्छा एक वर्ड है जिसको आपको याद रखना है, जिसको एथनिसिटी कहते हैं या एथनिक कहते हैं। ये पूछा जा सकता है 2 नंबर में या एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। इसको डिफाइन करने को दे देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, यानी कि चारों में डेफिनेशन रहेगा, आपको चुनना रहेगा सही डेफिनेशन कौन सा है। तो एथनिक बेसिकली एक सोशल डिवीजन को कहते हैं जो कि एक शेयर्ड कल्चर के आधार पे होता है। मतलब बेसिकली सेम संस्कृति के, सेम कल्चर के लोग अगर एक जगह रह रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि सेम एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं, ऐसा। यहाँ पे एथनिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से डिवाइडेड है। ये जो फ्लेमिश रीजन है यहाँ पे डच लोग रहते हैं, मेजोरिटी में है। यहाँ पे जो वेलोनिया रीजन है इसमें फ्रेंच लोग रहते हैं, ये माइनॉरिटी में है। और ये जो है कैपिटल ब्रुसेल्स, यहाँ पे ज़्यादातर फ्रेंच रहते हैं 80% और 20% डच रहते हैं। हालांकि 1% जर्मन स्पीकिंग लोग भी हैं, ये साइड में रहते हैं, पर अभी के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है।
इतना ये स्टेटस अगर याद रहेगा तो अब इसके बारे में समझना बहुत आसान है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो फ्रेंच लोग हैं देख सकते हैं कि माइनॉरिटी में है, यानी कि कम है, पर ये ज़्यादा पावरफुल थे, ज़्यादा रिच थे, इनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस ज़्यादा मिला था, जल्दी मिला था। अब इस बात से जलन थी इन डच स्पीकिंग लोगों को, मतलब इनको बड़ा जलन था, किलस्ती थी कि भैया ये फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो आबादी में कम है पर ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं और ज़्यादा पैसा बनाए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं कि अंदर अंदर एक तरीके से मतलब किलसने वाली बात थी, यहाँ पे बहुत फ्रिक्शन जनरेट होने वाला था ऑब्वियस सी बात है दोनों कम्युनिटी के बीच में। और 1950s और 60s में जाके स्थिति ऐसी आ गई थी कि अगर थोड़ा सा मामला और बढ़ता तो सिविल वॉर वगैरह जैसा कुछ अपने को देखने को मिल सकता था, दोनों में लड़ाई होने की संभावना बहुत थी। क्योंकि यहाँ पे अगर डच मेजोरिटी में थे पर भैया कंट्रोल ज़्यादातर रिसोर्सेज पे फ्रेंच लोगों का था, लेकिन डच मेजोरिटी में होने के बावजूद के वजह से थोड़ा सा डोमिनेट करने का प्रयास करते थे। लेकिन कैपिटल में उल्टा हो रहा था, कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे वो ज़्यादा थे। तो अगर यहाँ पे डच लोग ज़्यादा कुछ करते लफड़ा तो फिर कैपिटल रीजन में यानी कि ब्रुसेल्स में ऑब्वियस सी बात है फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा लफड़ा कर सकते थे। तो इसको ये मैटर जो है बहुत बड़ा ना हो जाए इसके लिए इन्होंने मिल बांट के एक सिस्टम निकाला। और इसके लिए यहाँ पे सॉरी इसके लिए यहाँ पे इन्होंने सिस्टम निकाला एक, और उस सिस्टम के तहत क्या किया, एक संविधान ऐसा बनाया जिसमें पावर को बहुत अच्छे से डिवाइड किया। ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपको याद रखने बहुत जरूरी है कि कैसे करके पावर का डिवीजन किया ताकि मैटर सिविल वॉर तक ना बढ़ जाए और दोनों कम्युनिटी खुश रह सकें। सबसे पहला देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें साफ साफ लिखा गया कि जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, भले ही आबादी में कोई भी ज्यादा रहे, मतलब कैपिटल में फ्रेंच ज्यादा है और बाकी ओवरऑल कंट्री में देखा जाए तो डच ज्यादा है, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं वो दोनों ही कम्युनिटी से सेम नंबर के होंगे। मतलब किसी भी मेजोरिटी कम्युनिटी है तो जरूरी नहीं कि उसके मिनिस्टर संख्या में ज्यादा होंगे। तो पहला चीज तो अच्छा था कि दोनों को भैया इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था दोनों कम्युनिटी को, भले ही कोई मेजोरिटी है कोई माइनॉरिटी है, डजेंट मैटर। तो ये एक अच्छी बात थी। सेकेंड है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ 2 रीजन्स। जो दोनों रीजन है वैलोनिया और ऊपर वाला फ्लेमिश, दोनों रीजन में जो स्टेट गवर्नमेंट थे उनमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके। तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पे डिस्प्यूट जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत कम होंगे, क्योंकि अपने ज्यादातर जो चीजों पे कानून बनाने का अधिकार दोनों रीजन्स के पास अपना सेपरेट था। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। तीसरा है, ब्रुसेल्स यानी कि जो कैपिटल है हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये भी सेंट्रल के जैसा ही है, कैपिटल में भी एक ऐसा गवर्नमेंट था, अलग गवर्नमेंट था, और उसमें भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में था कि दोनों ही जो लैंग्वेज है यानी कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज हैं दोनों के बराबर मंत्री होंगे। तो इस कैपिटल में भी ऐसा ही सीन होने वाला था कि कैपिटल में एक अलग गवर्नमेंट होगा पर उसमें भी जो मंत्री होंगे, बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, उनकी संख्या एक होगी, एकदम बराबर होगी, सेम होगी, डजंट मैटर कि कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में माइनॉरिटी में। मतलब देखा जाए तो कंट्री के लेवल पे डच मेजोरिटी में थे पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में कि चलो कोई बात नहीं, हम मेजोरिटी में भले हैं पर अगर इक्वल मिनिस्टर्स होंगे तो हमें चलेगा। तो डच ने वहां पे कॉम्प्रोमाइज किया और कैपिटल में फ्रेंच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चलो कोई नहीं, हम कैपिटल में 80% है लेकिन अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा यानी कि उस कम्युनिटी के भी उतने ही मंत्री होंगे जितने हमारे होंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे अगर डच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कराया तो स्टेट लेवल पे हम भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। यानी कि दोनों ने आपस में बढ़िया एक तरीके से साठ गांठ बिठा के एक अच्छी पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल दिया। बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट है, देयर इज ऑल्सो थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। बेसिकली ये एक लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा वोट किया गया हुआ गवर्नमेंट होता है। तीसरा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट होता है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। और इसको जनरली एक कम्युनिटी के लोग ही वोट करते हैं, यानी कि जर्मन अपना अलग करेंगे, फ्रेंच अपना अलग करेंगे। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी ये जनरली उनका कल्चर और उनका लैंग्वेज से जुड़े हुए अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई विवाद होते हैं, कुछ भी रेगुलेशंस बनाने होते हैं तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट करती थी। तो ये देख सकते हैं इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेल्जियम ने बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया है पावर शेयरिंग का, कि कैसे करके अगर पावर शेयरिंग सही तरीके से किया जाए तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकते हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच में। इसी के विपरीत है एक और सॉरी, इसी के विपरीत है एक और कंट्री जो कहते हैं श्रीलंका। इसकी भी आज़ादी हमारे साथ ही हुई ऑलमोस्ट, हम 1947 में आज़ाद हुए, ये कंट्री 1948 में आज़ाद हुआ, ये भी ब्रिटेन के चंगुल में था। आज़ादी के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से एथनिसिटी का डिवीजन है, यानी कि कितने टाइप के लोग रह रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे मेजोरिटी में जो ज्यादा लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर से सिन्हालीज कहते हैं ऐसे लोगों को, ये वहाँ के लोकल लोग थे। ये ज्यादातर
ये इनको सिन्हालीज कहा जाता है, और ये जो भाषा बोलते हैं उनको सिन्हाला कहा जाता है, सॉरी। तो सिन्हालीज जो लोग हैं वो सिन्हाला लैंग्वेज में बात करते थे। तो सिन्हाला स्पीकर्स है वो 74% है। यहाँ पे मैप में आप येलो वाला देख रहे होंगे, ये सिन्हालीज है, बेसिकली ये सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं। सेकेंड है तमिल स्पीकर्स 18%। अच्छा, अब तमिल स्पीकर्स भी हैं, वो दो तरीके के तमिल थे। एक वहाँ पे थे जो लोकल वहाँ के श्रीलंकन तमिल थे, और कुछ ऐसे तमिल थे जो कि भारत से, इंडिया से गए हुए थे श्रीलंका में। वो अलग अलग फेजेस में गए थे, जैसे प्लांटेशंस करने के लिए गए थे, कोई नॉर्मल इंडेंचर्ड लेबर के रूप में गया हुआ था, तो जो भी, और वहां जाके बहुत सारे लोग बस गए थे। तो तमिल्स जो वहाँ पे दो टाइप के थे, एक वहाँ के लोकल तमिल थे जिनको सिन्हालीस तमिल्स भी सिन्हालीस तमिल नहीं कह सकते, श्रीलंकन तमिल्स कह सकते हैं, और दूसरे इंडियन तमिल्स थे जो कि भारत से गए हुए थे। तो जितने भी तमिल स्पीकर थे उनकी आबादी लगभग 18% थी, और उसमें से इस 18% में से 13% थे श्रीलंकन तमिल्स, और बाकी जो बच गए भारतीय थे। तो श्रीलंकन तमिल्स आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज वाला पार्ट है, ये श्रीलंकन तमिल्स का है पूरा का पूरा। और जो इंडियन तमिल की बात करेंगे, ये डार्क ब्राउन जो है ये इंडियन तमिल है। तो देख सकते हैं कि ज्यादातर, अच्छा श्रीलंका पता ही है एक आइलैंड नेशन है, बेसिकली चारों तरफ पानी से ही घिरा हुआ है। ये ज्यादातर जो आइलैंड है वो सिन्हालीस के द्वारा कैप्चर किया हुआ है, ज्यादातर में वो बसे हुए हैं। श्रीलंकन तमिल ज्यादातर नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में बसे हुए हैं, और इंडियन तमिल बेसिकली सेंट्रल पार्ट, थोड़ा सा साउथ सेंट्रल की तरफ देख सकते हैं, छोटी सी आबादी यहाँ पे रह रही है। बाकी हालांकि कुछ मुस्लिम्स भी थे, देख सकते हैं ये डॉटेड जो है ये मुस्लिम्स हैं, आबादी कम है और बहुत डिस्पर्स्ड है, बिखरे हुए। और कुछ लोग हालांकि क्रिश्चियंस भी थे यहाँ पे, आबादी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 7% है। यहाँ पे भी सिस्टम कुछ ऐसा ही था, एक मेजोरिटी कम्युनिटी है दिख रहा है, और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। माइनॉरिटी कम्युनिटी तो कई सारे हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, पर ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है तमिल स्पीकर्स, और इनके बीच के विवाद की कहानी है, बेसिकली इनके बीच का डिस्प्यूट की कहानी है। बेल्जियम में भी बेसिकली दो मेन थे, एक फ्रेंच थे एक डच थे। यहाँ पे अभी हम सिन्हालीज और तमिल्स के रूप में देखेंगे ऐसा। अब होता ये है कि 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है। उस एक्ट के तहत साफ साफ ये बता दिया जाता है कि अब से श्रीलंका में जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो होगा सिन्हालीज, यानी कि सिन्हालीज लोगों का जो लैंग्वेज है उसको रिकॉग्निशन मिल गया, और तमिल लोगों का लैंग्वेज को एक तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा भी कर सकते थे कि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, भारत में भी है, हिंदी के साथ इंग्लिश भी है, वैसा भी कुछ कर सकते थे कि दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे देते, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और तमिल लैंग्वेज को पूरा नजरअंदाज कर दिया गया। ये दिक्कत आई 1956 में। और साथ में ये बोला गया, अच्छा ज्यादातर जो सिन्हालीज लोग थे वो बुद्धिस्ट थे। ये भी, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो ज्यादातर जो सिन्हालीज लोग थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और इसलिए संविधान में, सॉरी, इस एक्ट के तहत ऐड करवा दिया गया संविधान में कि जो देश है वो जनरली बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करने का और प्रमोट करने का काम करेगा। हालांकि इसको नेशनल लैंग्वेज के रूप में डायरेक्टली उसमें तब डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन बाद में बोला गया कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल रिलीजन के रूप में इसको प्रोपेगेट किया जाएगा, इसको प्रमोट करेगी देश की कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात याद रखना है आपको। अब सॉरी, अब यहीं पे आते हैं। इसके बाद एक, अच्छा यहाँ पे एक टर्म रह गया जिसको समझना बहुत जरूरी है, तो कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ये क्या होता है? मेजोरिटेरियनिज्म एक अपने आप में एक ऐसा कंसेप्ट है। अब जो डेफिनेशन के आधार पे देखेंगे तो, अब बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन द कंट्री इन वॉट एवर दे वॉन्ट, इन वॉट एवर वे दे वॉन्ट। मतलब जिस तरीके से एक मेजोरिटी कम्युनिटी एक देश को चलाना चाहती है वैसे चलाना चाहे तो, या वैसे चलाए, इस सिस्टम को कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। मतलब एक मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, हर एक कंट्री में एक मेजोरिटी होता है, भले वो 80% हो, 90% हो, या सिर्फ 60% हो, इवन 51% भी होंगे तो मेजोरिटी कहलाएगी। तो अगर मेजोरिटी कम्युनिटी जिस तरीके से देश को चलाना चाहती है वैसा चला पाए, इस विचार को मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। और ये अपने आप में बहुत गलत बात है जो कि श्रीलंका में हो रहा है। आप देख सकते हैं कि सिन्हालीज यहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी है, पर ये एक तरीके से अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे, जो कि बेल्जियम और फ्रेंच वाले, सॉरी, बेल्जियम में डच और फ्रेंच वाले मॉडल में अपने को ऐसा देखने को नहीं मिला था। वहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लैंग्वेज और कल्चर को भी एक्सेप्ट किया, चाहे कैपिटल हो चाहे कंट्री लेवल पे हो। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को इम्पोज कर रही है, थोप रही है माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे। अब 1956 का जैसे ही ये एक्ट पास हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत नाखुश होने वाले थे लोग। क्या क्या हो गया था आपको याद रखना है कि सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था, सिर्फ सिन्हालीज को। सेकंड में ये बोला गया था कि बुद्धिज्म को, जो देश है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरीके से फॉस्टर करेगा, प्रोमोट करेगा, प्रोपेगेट करेगा बुद्धिज्म को, यानी कि सिन्हालीज लोग जिस रिलीजन को मानते थे।
ऊपर से एक चीज और भी था कि जितने भी सरकारी नौकरी थे, कॉलेजेस में एडमिशन थे, उस जगह पे सिन्हालीज जो लोग थे उनको ज्यादा फेवर किया जा रहा था। तो ये फेवर करने की वजह से भी तमिल लोग बहुत परेशान थे। तो ऑब्वियस सी बात, आप देख सकते हैं कि ये 1956 का जो ये एक्ट था अपने आप में एक चिंगारी चिंगारी के जैसा काम करता है, जो कि आगे चल के बहुत बड़ी आग में तब्दील होने वाली थी। वो आग क्या है? सॉरी, वो आग क्या है? वो आग है सिन्हालीज और तमिल्स के बीच में एक सिविल वॉर। आगे चल के कुछ समय के बाद हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इन दोनों कम्युनिटी के बीच में सिविल वॉर हो जाता है। एक्चुअली में तमिल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइनॉरिटी में है, पर याद रखिएगा एक चीज, एक LTTE बोल के एक टर्म है। इसको फुल फॉर्म में अगर देखें किताब में, आपका सिर्फ TE बोल के एक टर्म को एक्सप्लेन किया, बता देता हूं मैं। LTT फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। तमिल इलाम, इलाम का मतलब होता है बेसिकली सेपरेट कंट्री, ऐसा समझ के चल सकते हैं। तो इन्होंने, तमिल लोगों ने, जो यहाँ पे तमिल लोग थे श्रीलंका में, उन सारों ने मिलके एक बेसिकली एक ऐसा टीम बना लिया था, एक अपनी आर्मी बना ली थी, मिलिशिया बना ली थी, जो जिसका नाम रखा था LTTE। इसको लिट्टे भी कहते हैं, LTTE कहते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। और बेसिकली इनका पर्पस था कि हम लड़ेंगे सिन्हालीज के खिलाफ, यानी कि ये LTTE लड़ेगी सिन्हालीज के खिलाफ। और ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ और ईस्ट, जहाँ पे तमिल लोगों का मेजोरिटी है, इसको आजाद करा के एक सेपरेट नेशन के रूप में वो क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मात्रा में मामला हाथ से बाहर निकल चुका था। ऐसे ही एक शख्स का नाम सुनेंगे आप, श्रीलंका की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें प्रभाकरन बोल के एक शख्स है, उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्रभाकरन के बारे में जान सकते हैं, एक बार को गूगल कर लीजिएगा। कभी मौका मिलेगा तो मैं अलग से किसी लेक्चर में जरूर बता दूंगा उसके बारे में। अभी आते हैं, तो ये समझ गए आप कि बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया था, जहां पे उन्होंने 4 स्टेप लिए थे कि चलो हम मेजोरिटी है माइनॉरिटी है फर्क नहीं पड़ता, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रख लेंगे, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट रखेंगे जो अपने अपने लैंग्वेज को एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, उनसे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, विवाद है, वो देखेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी, उन्होंने सीधा सीधा सोचा कि हम अपने अपने पावर को, अपने अथॉरिटी को, अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को थोप दे माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर। यानी कि ये मेजोरिटेरियनिज्म वाला कंसेप्ट को फॉलो करने लग गया, जिसका नतीजा निकल के आया सिविल वॉर। किसके किसके बीच में? सिन्हालीज और तमिल्स के बीच में। तमिल्स की तरफ से लड़ रहे थे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। तमिल इलाम का मतलब होता है, आपकी किताब में सिर्फ तमिल इलाम दिया हुआ है, तमिल इलाम का मतलब होता है बेसिकली एक सेपरेट तमिल नेशन। तो लिट्टे का बेसिकली मोटिव यही था कि ये वाला जो एरिया है, जो तमिलियंस जिसपे अभी रह रहे हैं, वो एरिया को सेपरेट करा लेंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। बाद में राजीव गांधी भी इसमें इंटरफेयर किया था उन्होंने, और इसके वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके बारे में भी कभी मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अगर आपको इच्छा है तो आप एक मूवी देख सकते हैं। बॉलीवुड में एक मूवी आई थी मद्रास कैफे बोल के, बहुत शानदार मूवी है, मतलब मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छी मूवी है, देख सकते हैं। उसमें पूरी ये कहानी पता चलेगी कि राजीव गांधी का जो डेथ था, उसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी थी, वो इसके वजह से स्टार्ट होती है, इस पूरे श्रीलंका के सिविल वॉर की वजह से। बहरहाल आते हैं फिर से टॉपिक पे। तो श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में किस तरीके से पावर शेयरिंग करी गई, या मतलब पावर शेयरिंग में जो डिफरेंस था, वो आप देख सकते हैं। बेल्जियम में अच्छे से किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, दोनों कम्युनिटी बहुत पीसफुली रहते हैं। श्रीलंका में ऐसा नहीं किया, इन्होंने पावर शेयर करने से मना कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि सिविल वॉर हो गया, कई हजार लोग मारे गए वहाँ पे, कई लाख लोग इस पूरे प्रोसेस में इधर से उधर डिस्प्लेस हो गए, बहुत दिक्कतें आई। पर फिलहाल अभी हालात अभी ठीक हैं। अब आते हैं आगे। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पहले तो पावर शेयरिंग जरूरत क्यों है? सबसे पहला, हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अगर पावर शेयरिंग कर दिया आपने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपने कानून खुद बना ही लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बनाएगी। तो हाथ में जब कुछ पावर होता है तो हर एक छोटे छोटे चीज के लिए लड़ना नहीं पड़ता। तो बेसिकली एक तरीके से डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व होंगे, और मतलब रिजॉल्व होंगे बेसिकली क्या, डिस्प्यूट्स अराइज ही बहुत कम होंगे। तो याद रखना आपको, बस इतना खाली पॉइंट याद रखिएगा, हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और अगला है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है, लोकतंत्र का मतलब ही है कि जितने भी जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके हाथ में कुछ अधिकार हो, पावर हो, बेसिकली वही देश को चलाएंगे, क्योंकि वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, जनता ने उनको चुना है। तो हर एक लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में कुछ कुछ पावर का शेयरिंग होना ही चाहिए। तो बेसिकली ये तो स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। हालांकि याद रखिएगा, इसको प्रूडेंशियल रीजंस में से गिना जाता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करना है अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, ये प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेसिकली ऐसा कोई भी स्टेप लेना
जो हम बेटर आउटकम को मद्देनजर रख के लेते हैं, यानी कि ऐसे स्टेप्स लेना ताकि बेहतर आउटकम निकल सके। तो ऑब्वियस सी बात है, पावर शेयरिंग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, ये तो अच्छी बात है। तो एक अच्छे आउटकम लाने के लिए स्टेप्स लिए गए। मोरल रीजन का मतलब होता है बेसिकली, ऐसे रीजन है, मोरल मतलब होता है यही कि ये काम क्यों करना चाहिए। रीजन क्या है बेसिकली, क्योंकि बस ये अच्छा होता है, ये करना चाहिए। क्योंकि भैया सीधा सीधा डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि पावर बंटने चाहिए, पावर एक हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। तो मोरल रीजन है मतलब बेसिकली कि बस ये करना चाहिए क्योंकि यही उचित है, सीधा बात यही है। तो मोरल रीजन है, ये सही बात है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये रीजन है कि पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए। तो मोरल रीजन पूछा जाएगा तो बताइएगा इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और प्रूडेंशियल रीजन पूछा जाएगा तो बताइएगा कि कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सोशल ग्रुप्स के बीच में कम हो सके इसके लिए, क्योंकि ये बेटर आउटकम को मद्देनजर रख के लिया गया स्टेप है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे याद कीजिएगा, भूलना नहीं है एक भी पॉइंट। सबसे पहला, पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ होता है? अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता है बेसिकली भारत में 3 टियर सिस्टम है। एक टाइम पे 1992 के पहले 2 टियर सिस्टम हुआ करता था। सॉरी अगेन, 2 टियर सिस्टम हुआ करता था। सबसे ऊपर था सेंट्रल गवर्नमेंट, बीच में आता है इसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और लास्ट में है जिसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है बेसिकली पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी 1992 के पहले जनरली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 अमेंडमेंट करे और उस अमेंडमेंट के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पोज करवाया हर एक राज्य में, पंचायत रूरल एरियाज में और म्यूनिसिपैलिटी अर्बन एरियाज में। ये हमने फेडरलिज्म में अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर नहीं, अगर ये टॉपिक पे थोड़ा डाउट है तो फेडरलिज्म वाला लेक्चर जाके जरूर देख लें एक बार को, वहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब किया है मैंने बहुत अच्छे से। तो ये है 3 अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने पढ़ाई था पहले, ये भी पावर शेयरिंग के शुरुआत में भी बताया मैंने, फेडरलिज्म में भी हमने पढ़ रखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास कुछ अधिकार होता है, यूनियन लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार इनके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देश के लिए, जैसे बैंकिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, डिफेंस हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन हो गया। ये वैसे ही कुछ पावर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि एक ऐसा लिस्ट है जिसमें वो टॉपिक्स दिए गए हैं जिसपे कानून स्टेट अपना अलग बना सकती है, हर एक स्टेट उस पर सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक आते हैं, जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं ज़्यादातर, इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, प्रिजन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे एक और टॉपिक है वैसे बाय द वे, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक्स रखेगी जिसपे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है। उसमें टॉपिक्स आते हैं जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। ऐसा क्यों है ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया फेडरलिज्म में, तो अगर ये इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो फेडरलिज्म वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो पावर शेयरिंग हो गया अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि थर्ड लेवल भी है, इनके पास ज़्यादा पावर बनाने का अधिकार नहीं है, जनरली इनके द्वारा बनाए गए पावर्स को ये इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे, पर फिर भी हम देख सकते हैं कि 3 अलग अलग लेवल्स पे पावर डिवाइड हो रहा है। वैसे ये अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, भारत में अपने को पता है 3 अलग अलग ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। पहला है जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के बाद आता है एग्जीक्यूटिव और लास्ट में आता है जुडिशियरी। तो ये 3 अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर अपने को पता है पार्लियामेंट को कहते हैं, और हर एक स्टेट में जो विधानसभा विधान परिषद है बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर्स को कहते हैं। तो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, एक को लोकसभा एक को राज्यसभा कहते हैं, और वैसे ही हर एक स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है जिसके 2 हाउसेज, सभी के नहीं होते, भारत में 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनके 2 हाउसेज हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। यानी कि बाकी 22 राज्यों के पास सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो लेजिस्लेचर जो हो गया यानी कि पार्लियामेंट है या स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, उसमें जो जनता के द्वारा चुने गए लोग जाके बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा में या विधानसभा में जनता के द्वारा चुने हुए लोग जाके बैठते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को मंत्री का पद दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर में मान लेते हैं, लोकसभा में 543 लोग हैं, मान लेते नहीं, यही कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट है भी, 543 लोगों में से ऑलमोस्ट 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, संविधान के भाषा में 15% होता है, मैक्सिमम 15% लोग, लोकसभा में 543 में से मैक्सिमम 15% लोगों को मंत्री का पद मिल सकता है, जिनको मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं या हिंदी में मंत्रिमंडल कहते हैं। तो ये 15% लोग हैं, इन्हीं को एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है
एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है, इसलिए उनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और थर्ड ऑर्गन है जिसको कहते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का काम है इनके द्वारा कानून जो बनाया गया, इनके द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया, उनको उन कानूनों को चेक करते रहना कि ये कानून सही है कि नहीं, यानी कि इनको सही तरीके से बनाया गया कि नहीं। कानून बनाने का जो सही प्रोसेस है वो ये है कि लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति जाके साइन करेगा, तो बेसिकली वो लॉ बनता है। इस तरीके से होता है, एक्ट बनेगा, एक्ट इंप्लीमेंट होगा तो लॉ बनेगा। तो उस तरीका से हुआ है कि नहीं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लोकसभा से बिल पास करा के उसको लॉ बता दिया, या राष्ट्रपति से साइन कराया नहीं, सिर्फ राज्यसभा से ही काम करवा के हो गया, ये सब नहीं कर सकते। अच्छा, साथ में जुडिशरी ये भी चेक करती है कि कहीं लोगों का फंडामेंटल राइट तो नहीं छीना गया इस कानून के तहत। तो ये दो चीजें जुडिशरी चेक करती है बेसिकली। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी तीनों ऑर्गन्स के पास कुछ ना कुछ पावर्स दिए गए हैं अपने आप में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भी बहुत बढ़िया मॉडल है। अच्छा, इस सिस्टम को ही सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनके पास कुछ पावर है, इनके पास कुछ पावर है, और जुडिशरी के पास पावर है क्या, बार बार चेक करते रहना कि इनके द्वारा बनाए गए जो कानून है वो सही है कि नहीं। हालांकि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब सारे सेपरेट है ना, अपने अपने इनके अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, पर फिर भी जुडिशरी चेक करते रह सकती है कानूनों को, इसलिए इसको कहते हैं कि मतलब ये अपने आप में एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। अब अगला है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं सॉरी, मान लेते हैं कुछ, आपने एक फेडरलिज्म वाले चैप्टर में ही है, वहां पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं। जैसे लोकसभा में 543 लोग हैं, तो 543 लोग अलग अलग सीट से चुनाव लड़ते हैं, इन्हीं सीट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है। तो वैसे ही विधानसभा में, जैसे मान लेते हैं कि सिर्फ यूपी में विधानसभा का चुनाव है, तो यूपी में भी अलग अलग सीट से लोग चुनाव लड़ते हैं और जाके विधानसभा में बैठते हैं, इन्हीं सीट को विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है, या लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। तो स्टेट में हो, ज़्यादातर स्टेट में देखेंगे, ज़्यादातर स्टेट में क्या, हर एक स्टेट में ही है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो रिजर्व किए जाते हैं कुछ सर्टेन कम्युनिटी के लिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कम्युनिटी है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी है किसी स्टेट में जहाँ पे आदिवासी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से जो जो चुन के आएगा, जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो एक आदिवासी होगा, यानी कि एक सोशल ग्रुप के लिए बेसिकली एक सीट रिजर्व कर दी गई। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से पावर को डिवाइड किया गया अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, उनके हाथ में भी कुछ अधिकार दिए, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव उनके ही ग्रुप का कोई मेंबर होगा। मतलब कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो चुन के आएगा वो जनरली एक ट्राइबल कम्युनिटी का होगा, अगर वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसे कुछ स्टेट हो सकते हैं जहाँ पे किसी एक शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो जनरली वहाँ से शेड्यूल्ड कास्ट का एक मेंबर ही वो सीट रिजर्व कर दिया जाता है, शेड्यूल कास्ट का मेंबर ही वहाँ से चुन के आएगा। इस तरीके से तो पावर डिवाइड किया गया है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब वहीं पे है लास्ट, अमंग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब होता है, आपने सुना होगा, जैसे ट्रेड यूनियंस हैं, कई बार हम सुनते हैं कि ऑटो वाले के भी यूनियन होते हैं, ऑटो वाले जितने भी हैं वो उनका भी एक यूनियन होता है। और यूनियन का मतलब बेसिकली उनका भी अपने आप में एक तरीके से ग्रुप होता है। वो यूनियन के जो लीडर्स होते हैं वो जो डिसाइड करते हैं वो सारे ऑटो ड्राइवर सिर्फ वही करेंगे, इस तरीके से। तो वैसे ही ट्रेड के यूनियंस होते हैं, बिजनेसमैन हो गए, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, सबके यूनियंस होते हैं। तो पावर्स इनके पास भी कुछ होता है। पावर कैसा होता है, मतलब एज इन समझिए सरकार को इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ नॉर्म्स बनाने हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाने हैं। तो जनरली वो कुछ ऐसे जो बिजनेसमैन के या इंडस्ट्रियलिस्ट्स के जो यूनियंस हैं, उन यूनियंस के लीडर्स लोगों को कंसल्ट करते हैं, जनरली कई बार पूछते हैं। कुछ सरकारें होती है जो नहीं पूछती है, पर ऐसा कायदे से सरकार को पूछना चाहिए उनसे भी कि उनके हित में है या क्या फायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा। ऐसा तो एक तरीके से सरकार अपना कुछ हद तक उनको भी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करती है। तो हम कह सकते हैं कि पावर प्रेशर ग्रुप्स में भी डिसाइड किया जाता है। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब बेसिकली ट्रेड यूनियंस हो गए, बिजनेसमैन ग्रुप्स हो गए, या इंडस्ट्रियलिस्ट्स के यूनियंस हो गए, वो सारे। आई होप ये अगर ये क्लियर है तो आप समझ गए होंगे कि जो पावर शेयरिंग है वो 4 तरीके से होता है अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम इसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं सेंट्रल सबसे टॉप पे आता है, स्टेट उससे नीचे है थोड़ा, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो और नीचे है। इसको हम वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे तीनों सेम लेवल पे हैं, भले तीनों के फंक्शन अलग अलग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के, पर तीनों सेम लेवल पे हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। तीसरा है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका मतलब हो गया बेसिकली जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जिक्र होना चाहिए आंसर में आपके। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये अपने आप में उदाहरण है कि हाँ भैया सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइडेड होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं? कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं जो रिजर्व किए गए हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, उस कम्युनिटी का बंदा ही वहां से चुनाव लड़के जीत के आएगा। और पावर इज डिवाइडेड अमंग
डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। इसका मतलब हो गया कि ऐसे कुछ जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको भी, या इंडस्ट्रियलिस्ट्स के यूनियन है, या बिजनेसमैन के यूनियन है, तो उनके जो लीडर्स हैं या उनके जो टॉप लीडर्स होंगे जो उनको उनको डिसीजन मेकिंग वगैरह में प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। तो कह सकते हैं कि पावर इनके बीच में डिवाइड हो रहा है। तो ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है या चारों एक साथ लिखने को आ सकता है। कैसे, कितने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं, आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको चारों को एक्सप्लेन करना है जो मैंने बताया, एकदम बस वैसा ही। अब लास्ट इस चैप्टर में 2 कार्टून है। ये कार्टून भी बहुत बढ़िया है, इनके बारे में भी समझ लेते हैं। कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाता है कि कार्टून दे दिया गया है और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि पहचानो क्या होता है। ऐसा नहीं भी तो बस समझने के लिए मजेदार होता है, जानना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जॉर्ज बुश और ये है व्लादिमीर पुतिन। ये सन 2005 की बात है। 2005 में रसिया में ऐसे कानून बनाए जा रहे थे जिसके तहत प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर मिल जाते। मतलब एक तरीके से कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है। और वही टाइम था कि जब यूएसए के प्रेसिडेंट जो जॉर्ज बुश हैं वो रशिया के दौरे पे आए थे। तो एक तरीके से इस तरीके से कैरिकेचर बनाया गया कि दोनों मिलके कह रहे हैं कि सही है, वी गॉट अ कीप द रेन टाइट व्लादिमीर। मतलब यूएसए का भी जो राष्ट्रपति है वो कह रहा है कि सही जा रहे हैं हम लोग, हमारे हाथ में ही सारा लगाम होना चाहिए, सारा पावर हमारे हाथ में होना चाहिए। ये अपने आप में एक गलत बात है। ये एक तरीके से कंसोलिडेशन ऑफ पावर कहीं भी डेमोक्रेसी या किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। पावर की शेयरिंग हो, इसी में भलाई होती है पूरे देश की। ये दूसरा है एक फाइन जर्मन इंजीनियरिंग। ऐसा ये भी अपने आप में कैरिकेचर है। ये किस चीज को लेके है? जर्मनी में वही 1960 70s के आसपास की बात है, आई गेस। ये ईयर मेरे को ध्यान नहीं है अभी। वहां पे 2 बड़े बड़े पार्टी थे। जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस है, वैसे 2 बड़े बड़े पार्टी थे, आर्क राइवल्स कह सकते हैं, एकदम राइवल्स थे एक दूसरे के। पर दोनों में से किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। मेजोरिटी नहीं मिली तो सरकार नहीं बन पा रही थी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंटली दोनों अपना अलग अलग तरीके से गठबंधन देखना चाह रहे थे, पर किसी का गठबंधन नहीं बन पा रहा था। तो इवेंचुअली दोनों को खुद में आपस में मिलके मर्ज होके कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ा। इमेजिन कर लीजिए भारत में कि बीजेपी को भी मेजोरिटी नहीं मिला, कांग्रेस को भी नहीं मिला, और बीजेपी अपने अलग अलग शिवसेना और बीजू जनता दल जैसे पार्टीज को देख रही है गठबंधन करने को, पर नहीं बात बन पा रहा, मान लेते हैं, या गठबंधन होके भी मेजोरिटी हासिल नहीं हो रही है। कांग्रेस भी देख रही है कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस इनके साथ मिलके अगर कोलिशन करके सरकार बन जाए तो, पर वो भी नहीं हो पा रहा। और इवेंचुअली ऐसा आया कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके एक सरकार बना दी। तो कैसा अजीब सा सिचुएशन होगा, मतलब भारतीय राजनीति में ऐसा अभी तक अनप्रेसिडेंटेड, यानी कि अभी तक का नहीं देखा गया सिचुएशन बनेगा। वैसा ही कुछ जर्मनी में हालात हुए, यानी कि वो दोनों जो राइवल पार्टी थे उन दोनों का गठबंधन नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए दोनों ने क्या करा, खुद ही मिलकर गठबंधन बना लिया, एक कोलिशन गवर्नमेंट बना ली, दोनों राइवल पार्टी ने मिलके। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली ट्रक वगैरह टाइप का दिख रहा है। ट्रक है, ट्रेन है, समझ नहीं आ रहा, जो भी है ट्रक सा है। और इसके 2 स्टेयरिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 अलग अलग विचारधारा के पार्टी जब मिल के एक गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कतें तो आएगी। एक हो सकता है स्टेयरिंग को राइट घुमाए, दूसरा स्टेयरिंग को लेफ्ट घुमाए, तो गाड़ी किधर भी नहीं जा पाएगा, सीधा सी बात है। तो यहाँ पे वही दिखाया गया कि कैसे 2 अलग अलग पार्टी मिलके, अलग अलग विचारधारा के पार्टी मिलके भी एकदम सेम डायरेक्शन में स्टेयरिंग घुमा घुमा के एक सरकार को चला सकते हैं, ये दिखाया गया। तो बस ये 2 कार्टून है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा तो पहचान सके। तो अगर इतना हो गया तो आई होप पावर शेयरिंग से आपके और सवाल नहीं छूटेंगे। और जनरली जितने भी अभी मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जाके वो लाइट बीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सोशल स्टडीज़ का जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें सब अपलोड होते रहेंगे। एक एक करके सभी देखते रहिए। मेरा पूरा प्रयास है कि आपके नंबर को कैसे मैं और बूस्ट कर सकता हूँ। जो लास्ट टाइम पे कई बार होता है, छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारा सिलेबस होता है, छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं। तो ये रिवीजन करवाने का मेन मोटो यही है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए काम आसान करने का, कि उनको पूरा ये किताब पूरा लाइन बाय लाइन ना पढ़ना पड़े, और एक बार एक समरी अगर चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। हालांकि तो किताब लाइन बाय लाइन पढ़ना ही उचित है, ऑब्वियस सी बात है, एमसीक्यू वगैरह छूटने के चांसेस रहते नहीं तो। लेकिन अगर कोई कंसेप्ट जो भूल गए हैं उसके लिए मैं ऐसे 1 शॉट रिवीजन से लेके आ रहा हूँ। तो आधे 2 घंटे का लेक्चर होता है, एक एक बार को देख लेंगे। अगर स्लो लग रहा हो, जनरली स्लो बोलना पड़ता है मेरे को क्योंकि कई सारे बच्चों को समझ नहीं आता, तो आप इस वीडियो को 1.5x 1.75x पे भी प्ले करके देख सकते हैं। तो 15-16 मिनट में एक वीडियो कवर हो जाएगा और पूरा सारा का सारा कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपके नंबर्स को कैसे बूस्ट किया जाए। आप जितना मेहनत कर रहे हैं हम भी आपके नंबर के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। तो ये देखते रहिए सारे लेक्चर्स, और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम का तैयारी बहुत बढ़िया जा रहा होगा। बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।